दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डिक्लेरेटरी सूट, बाय whom डिक्लेरेटरी सूट कैन बी फाइल्ड अंडर द यूपी रेवेन्यू कोड। ठीक, तो इसका हम आंसर देखते हैं कि एक डिक्लेरेटरी सूट होती है, वो सूट होती है जिसमें प्लेंटिफ जो है रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से कि उसका लीगल स्टेटस आप जो है डिक्लेयर कर दीजिए। सेक्शन 34 ऑफ एसआरए में जनरली आपका डिक्लेरेटरी सूट जाती है, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिक्लेरेटरी सूट होती है। तो इसमें आप जो है डिक्लेयर करवाते हैं कि हमारा जो है लीगल करेक्टर, आप जो है लीगल स्टेटस जो है आप जो है कोर्ट साहब, हमारा जो है कोर्ट जो है ऑनरेबल कोर्ट डिक्लेयर कर दें। तो ऑनरेबल कोर्ट आपका जो है लीगल स्टेटस को आपका डिक्लेयर करते हैं बाय सीइंग दी, मतलब सारी चीज़ें देखते हैं कि आपका जो है उसमें नेचर कैसा है, उसका आपका राइट कैसा है उस प्रॉपर्टी पे। तो उसमें कोई फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं होता। जब हम सेक्शन 34 देखते हैं तो उसमें भी हम देखते होंगे कि उसमें फर्दर रिलीफ आप क्लेम नहीं कर सकते, यानी यू हैव टू क्लेम ओनली फॉर डिक्लेरेटरी डिक्री। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही डील होता है। जब कोई भी व्यक्ति डिक्लेयर हो जाता है, उसकी पोजीशन को क्लैरिफाई किया कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, या जो भी डाउट संदेह होते हैं उसकी लीगल पोजीशन से रिलेटेड वो आपके क्लियर कर दिए जाते हैं, तो वहाँ आपका कहा जाता है कि कोर्ट ने जो है आपका डिक्लेरेटरी सूट ग्रांट कर दी है, यानी डिक्लेरेटरी डिक्री आपका ग्रांट कर दी है। तो डिक्लेरेटरी सूट जो है आपका या तो टेन्योर होल्डर के द्वारा लाई जा सकती है या आपका ग्राम पंचायत के द्वारा आपका लाई जा सकती है। तो आपका डिक्लेरेटरी सूट आपका आप वैसे तो सेक्शन 34 से सारे बता दिया है, अभी जो है आप इसके साथ कहाँ डील होती है, मतलब इस यूपी रेवेन्यू कोड में कौन सा सेक्शन है। तो ये आपका 144 नंबर का सेक्शन है, वो आपका डिक्लेरेटरी सूट बाय टेन्योर होल्डर से डील करता है। 145 नंबर का सेक्शन जो है वो डिक्लेरेटरी सूट बाय ग्राम पंचायत से डील करता है। और जो है वही हम देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो 144 कहता है कि जो भूमिदर है या जो असामी है वो जो है ज़मीन आपका क्लेम कर रहा है, या कोई भी असामी जो है अपनी पार्ट या अपनी होल्डिंग को कह रहा है कि ये जो है मुझे लेट आउट की गई है। ठीक है, या तो वो खुद या जॉइंटली जा रहे हैं या भूमिदर साहब, या आपका एक्सक्लूसिवली अकेले में जा रहा है वो बंदा व्यक्ति जो असामी है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं आप, डिक्लेरेशन ऑफ अपने राइट के लिए आप जो है उस होल्डिंग में या उस पार्ट में आप जो है जा सकते हैं। किसके पास जा सकते हैं, तो इसमें जो जुरिस्डिक्शन है वो कोर्ट ऑफ एसडीओ साहब का है, यानी एसडीओ साहब आपका देखेंगे और तब उसके बाद जो है डिक्लेरेटरी डिक्री वो जो है ग्रांट करेंगे। ठीक है, अब इसमें नेसेसरी पार्टीज टू द सूट कौन होती है। हर एक सूट में जिसमें कि आपका भूमिदार है, ठीक है, जो भूमिदार के बिहाफ पे आपका सूट आपका दायर की गई है, उसमें जो है नेसेसरी पार्टी आपका राज्य सरकार होंगी और आपका ग्राम पंचायत होंगी, जिससे कि आपका जो है इन्हें आवश्यक पार्टी बनाया गया है, इन्हें नेसेसरी पार्टी बोला गया है। तो कोई भी सूट जो बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन असामी होता है, ठीक, तो आपका एसडीओ जो होता है वो कोर्ट होता है। अब भूमिदर के केस में नेसेसरी पार्टी स्टेट और ग्राम पंचायत थी, और कोई भी असामी के केस में क्या कहते हैं, आपका जो लैंड होल्डर है जिसके आप असामी हो, ठीक है, तो वो आपका नेसेसरी पार्टी होगी, वो आपका आवश्यक पार्टी होगी। ठीक है, अब ये भी नोट किया जाता है, ये नोट करने योग्य बात इसलिए है क्योंकि आपका नेसेसरी पार्टी अगर आपका नहीं जोड़ी गई है तो आपका सूट लायबल फॉर रिजेक्शन नहीं है। वहाँ सीपीसी में हमने देखा कि उसको अवॉइड किया जाता है सूट को, इधर जो है इधर लायबल टू रिजेक्शन नहीं है अगर नेसेसरी पार्टी आपकी ऐड नहीं हुई है तो। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आपका है और ये नोटिंग पॉइंट इसलिए भी है। उसके बाद डिक्लेरेटरी सूट बाय ग्राम पंचायत देखते हैं क्या है। डिक्लेरेटरी सूट बाय ग्राम पंचायत आपका 145 नंबर सेक्शन में दे रखी है। तो ये आपका प्रोवाइड करता है कि सेक्शन 34 सारे में आपका जो प्रोवाइडेड है उससे नॉट विदस्टैंडिंग रहते हुए, यानी कि ये जो है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, यानी कि ये आपका प्रिवेल करेगी। तो ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूट कर सकता है कोई भी सूट, ठीक है, किसी भी पर्सन के जो अपना लैंड में आपका जो है क्लेम कर रहा है उसके खिलाफ, ठीक है, या किस चीज़ के लिए करोगा, ग्राम पंचायत करेगी तो दूसरे व्यक्ति के जिसके लिए आप डिक्लेयर कराना चाहते हो उसके बिहाफ पे, और उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो उसमें आपका जो कह रहा है कि मेरा राइट है और दूसरे व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरा राइट है, तो आप जो है ग्राम पंचायत क्या करेंगे, जिसका राइट है उसके फेवर में आप जो है सूट दायर करवा सकते हैं। ठीक है, आप जब करवा रहे हैं तो क्या होगा, अपने डिस्क्रिप्शन पे जो कोर्ट है, ठीक है, वो डिक्लेरेशन बना सकता है
उस रिस्पेक्ट में, उस पर्सन के रिस्पेक्ट में। और ग्राम पंचायत जो है इसमें फर्दर रिलीफ नहीं मांगेगी, ठीक है। जैसे डिक्लेरेटरी डिक्री में होता है कि यू कांट आस्क फॉर फर्दर रिलीफ, सिमिलरली यहाँ भी यू कांट आस्क फॉर फर्दर रिलीफ अदर देन द डिक्लेरेटरी, ठीक है, डिक्री। तो प्रोविज़न फॉर इंजंक्शंस, इसमें जो है रोक के लिए यानी कि प्रतिरोध के लिए या रोक के लिए इसमें प्रावधान भी हैं। रोक क्या होता है, देखिए रोक होता है जब आप किसी को इररिपेरेबल लॉस कॉज कर रहे हैं और ठीक है, और वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नहीं है और वैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस हो रहा है, उस जगह कन्वीनियंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को मेंटेन करने के लिए कि भैया जो है लोगों को अपना आसानी हो चीज़ें, मतलब चीज़ें करने में या चीज़ें वो सही से इस्तेमाल कर पाएँ, इस वजह से जो है कोर्ट जो है टेम्पररी इंजंक्शंस ग्रांट करते हैं। इस रेफरेंस में आपका होता है जैसे कोई ट्री है या क्रॉप है, ठीक है, उसको आप जला रहे हो या उसको वेस्ट कर रहे हो या डैमेज कर रहे हो या किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो, या फिर आप जो है डरा रहे हो, धमका रहे हो कि हम जो है ये पेड़ हटा देंगे, ये ले जाएंगे या वो कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे केसों में आप क्या करते हो, कोर्ट से कहते हो कि जब तक सूट आपकी पेंडिंग में, कि सर पहले ये काम कर दीजिए, ये जो है ना ये हमको धमकी दे रहा है, ठीक है, क्या मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वेस्ट कर दूंगा ज़मीन वमीन। कोर्ट साहब क्या करेंगे, जो इसमें एसटीओ के कोर्ट है, वो कहेंगे कि लो भैया इनके खिलाफ इंजंक्शन का ऑर्डर दे देते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन का। अब ये जो है इन पे प्रतिरोध लगा देते हैं कि अब ये नहीं करेंगे, अब ये रोक लगा दी इन पे। अगर ये करते हैं तो इनको जो है सिविल प्रिजन में डाल दिया जाएगा। ये आपने 39 में देख ही चुके होंगे कि सिविल प्रिजन में डाल देते हैं उन्हें, जो है उसमें डाल देते हैं, मतलब कारावास में, जो कहते हैं ना सिविल प्रिजन, मतलब होता है जो आपका जेल होता है उसमें डाल देंगे आपका, ठीक है। तो इसी केस में जैसे अब इसमें भी आपका टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट कर देता है। तो देखते हैं आप इसमें क्या क्या है। तो सेक्शन 146 प्रोवाइड कराता है, अगर कोई भी कोर्स ऑफ सूट यानी कि पेंडिंग है 144 और 145 के तहत, ठीक है, और ये एफिडेविट से आपका प्रूफ करना पड़ेगा कि इट इज़ प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज, या तो एफिडेविट से प्रूव हो रहा है या अदरवाइज प्रूव हो रहा है, ठीक है, बाय गिविंग एविडेंस या बाय प्रोड्यूसिंग समथिंग, ठीक है, मटेरियल ऑन बोर्ड। तो आप अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो मटेरियल ऑन बोर्ड, या फिर कोई भी एविडेंस ऐसा दे रहे हो, या कोई भी आपका एफिडेविट पे आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी ट्री या कोई भी क्रॉप जो कि स्टैंडिंग ऑन द लैंड इन डिस्प्यूट, जो कि डिस्प्यूट में जो लैंड है, जो आपकी पेंडिंग, जो आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, उस पे कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी आपका ट्री या कोई भी क्रॉप है, वो इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, वो उस खतरे में है कि उसको वेस्ट किया जा सकता है या उसको डैमेज किया जा सकता है या दूसरी पार्टी को आपको जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये सेकंड है आपका कि कोई भी पार्टी टू द सूट थ्रेटन करती है, थ्रेटन मतलब डराती है, या इंटेंट टू रिमूव, वो ऐसी इंटेंशन दिखाती है, उसकी मानसिकता ऐसी है कि वो जो है रिमूव कर देगी या डिस्पोज ऑफ कर देगी, यानी कि बेच देगी या किसी को जो है डिस्पोज ऑफ कर देगी प्रॉपर्टी, ट्री, क्रॉप्स, ठीक है। किस किस लिए कर देगी कि वो उनको न्याय ना मिल सके, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस। तो उस केस में द कोर्ट में ग्रांट अ टेम्पररी इंजंक्शन। तो उस केस में कोर्ट साहब क्या करेंगे भैया, कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट क्या करेंगे, आपका टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं। एंड वेयर नेसेसरी ऑल्सो अपॉइंट अ रिसीवर। अब रिसीवर कौन होता है, रिसीवर इज़ अ पर्सन, ठीक है, हु टेक्स केयर ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रिसीवर कोई पर्सन होता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है या मीडिएटर की तरह काम करता है, या कोई भी पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको एज ए रिसीवर अपॉइंट किया जाता है कि यू शुड टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी until and unless the case is decided और until and unless the purpose is served, ठीक है। तो उस नेचर के लिए आप जो है रिसीवर भी अपॉइंट कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ गवर्नमेंट लेसी, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेसी, ठीक है। इजेक्टमेंट, देखो फिर से क्वेश्चन में इजेक्टमेंट पूछा है, बट गवर्नमेंट लेसी का एविक्शन होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है कि सेक्शन 147 आपका गवर्नमेंट लेसी को डिफाइन करता है। गवर्नमेंट लेसी कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो लैंड को होल्ड करता है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। जब लीज आपकी ग्रांट की गई है या तो बिफोर या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट लेसी बोला जाएगा उस लैंड की रिस्पेक्ट में। सेक्शन आपका 148 प्रोवाइड कराता है कि हर एक गवर्नमेंट लेसी
वो जो है लैंड को होल्ड कर सकता है, जैसी भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज दे रखी है उस रिस्पेक्ट में। आपका इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेसी क्या है? आपका इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेसी 149 में आपका, देखो मैंने फिर कहा ये इजेक्टमेंट नहीं है, इवेक्शन है। तो सेक्शन 149 आपका इवेक्शन बताता है कि गवर्नमेंट लेसी आपका इवेक्ट किया जा सकता है लैंड से जो उसके द्वारा हेल्ड की जा रही है, ठीक है, ऑन वन और मोर फॉलोइंग ग्राउंड। कौन कौन से ग्राउंड पे? कि अगर वो जो है रेंट पे नहीं करता है, ठीक है, और कोई भी सम ड्यू रह जाता है, ठीक है। अब ड्यू तो रह गया तो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन तो इस डेट से अराइज हो गया। फिर आप जो है एक नोटिस भी भेजते हो उसको, ठीक है, कि भैया आपका जो है ड्यू है, आप पे कर दीजिए। उस नोटिस के बाद 6 महीने पास भी हो जाते हैं, तब भी आप नहीं देते हो, तो उस केस में आप पे जो है इविक्शन के लिए आप जा सकते हो। उसके बाद दैट ही हैज़ यूज्ड सच लैंड फॉर एनी पर्पज अदर देन दैट फॉर विच इट वॉज ग्रांटेड। मान लो उसको लीज ग्रांट एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हुई थी और वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस केस में भी भैया आपका जो है आप इविक्ट करा सकते हो। तीसरा है आपका कि उसके लीज की जो है टर्म जो है एक्सपायर हो गई, उसका जो समय जो था लीज का वो एक्सपायर हो गया है, या जो है लीज आपका कैंसिल हो गई है, उस केस में भी आप जो है केस दायर कर सकते हो। चौथा है आपका कि उसने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो लीज की है उसको जो है कंट्रावीन किया, उसके विरुद्ध जो है उसने कार्य किया है, तो उस केस में भी आप जो है उसके इविक्शन करा सकते हो। सेक्शन 151 जो है आपका वो प्रोवाइड कराता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या तो रिटेन करता है या टेक करता है पोजीशन को किसी भी लैंड पर जो कि किसी भी गवर्नमेंट लेसी को आपका लेट आउट की गई है, ठीक है, और वो जो है इसमें थर्ड पर्सन से रिलेटेड मामला है, ये 151 ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। थर्ड पर्सन से रिलेटेड, मान लो कोई गवर्नमेंट लेसी है और गवर्नमेंट लेसी ने, ठीक है, किसी व्यक्ति को ज़मीन दे दी है जो टैक्स करता है या रिटेन करता है पोजीशन उस ज़मीन का गवर्नमेंट लेसी के द्वारा, ठीक है। अब गवर्नमेंट लेसी तो खुद भी लेसी था, उसने दूसरे को दे दी। अब वो जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो तो टर्म और कंडीशन ऑफ लीज के हिसाब से काम नहीं करता एक तो, और दूसरी बात उस गवर्नमेंट लेसी की बिना कंसेंट के वो जो है कोई काम करता है, ठीक है। पहले तो आप टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लीज मान लो ये है कि आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे, लेकिन जो व्यक्ति रिटेन कर रहा है या पोजीशन ले रहा है वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है और बिना उस गवर्नमेंट लेसी के कंसेंट के कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम जो है इजेक्ट करा सकते हैं। अब यहाँ इजेक्टमेंट की बात आई है। ऐसे थर्ड पर्सन को आप बेदखली करा सकते हो ऑन द सूट ऑफ गवर्नमेंट लेसी, किसकी? गवर्नमेंट लेसी की सूट पर, ठीक है। गवर्नमेंट लेसी जिसको आपने लीज ग्रांट की थी गवर्नमेंट ने, वो सूट दायर करेगा कि इस व्यक्ति को भैया यहाँ से निकाल दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ना तो ये मेरी इच्छा से काम कर रहा है और ना लीज की टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहा है, ठीक। और वो व्यक्ति जो ये सब काम कर रहा है वो डैमेजेस भी पे करेगा, और डैमेजेस किस रेफरेंस में पे करेगा? मान लो जो डैमेज उसने कॉज किया है प्रॉपर्टी को वो सर्किल रेट के हिसाब से जो है आपका पे करेगा, या जो रेट आपके प्रिस्क्राइब्ड है उस हिसाब से पे करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द राइट्स ऑफ भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट। ठीक, देखो ये सारी चीज़ें ना, ये जो 12 या 13 चीज़ें जो राइट्स दे रखे हैं, ये हम पहले क्वेश्चंस में 12-13 चीज़ें ये सारे क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, तो मैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बाकी ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें समझाता ज़रूर जाऊँगा, ठीक है। तो राइट विद भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट के क्या क्या राइट होते हैं तो वो देखते हैं। भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट होता है वो सुपीरियर टाइप ऑफ टेन्योर होल्डर होता है, ठीक है। उसके जो राइट्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट से, उससे भी सुपीरियर होते हैं और आसामी से भी सुपीरियर होते हैं। उसके राइट जो है परमानेंट नेचर के होते हैं, उसके राइट जो है हेरिटेबल नेचर के होते हैं, यानी कि आप जो है ज़मीन को जो है हायर कर सकते हो उस नेचर के होते हैं, एयर जो है उस ज़मीन को ले सकते हैं, और ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं, यानी कि आप जो है वो जो है राइट को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। सेक्शन 75 आपका जो है वो ये डील करता है कि कौन जो है भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट आपका होगा, ठीक है। ये सेक्शन आपका 75 बताता है। अब राइट कौन कौन से होते हैं भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट के? तो राइट टू एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ द लैंड, कि आपकी लैंड है और आप उस पर एक्सक्लूसिव पजेसरी राइट रखते हो, ठीक है। आपका खुद का जो है पजेसरी राइट है उस लैंड पर, या जो है आप उस लैंड को किसी और पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ये आपका सेक्शन 79 में बता रखा है, ये आपके पास राइट है।
दूसरा राइट है राइट टू गेट डिक्लेरेशन एंड यूज़ द लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, अब ये राइट टू गेट डिक्लेरेशन ये डिक्लेरेटरी सूट वाली डिक्लेरेशन से अलग होता है। इसमें सिर्फ आप एप्लीकेशन देते हो। ठीक है, किसको देते हो? एसडीओ को एप्लीकेशन देते हो कि मैं, या मतलब किसी भी अथॉरिटी को आप एप्लीकेशन देते हो कि सर जो है ये डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं जो है ये ज़मीन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करके किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो एसडीओ साहब आपका डिक्लेयर कर देते हैं कि किसी और पर्पज़ के लिए आप वो यूज़ कर रहे हो। तो वो डिक्लेरेशन जो सेक्शन 80 की है वो ये है सिर्फ। ठीक है, और जो डिक्लेरेटरी सूट वाली डिक्लेरेशन है जो 144 में है, वो ये है कि आप उसमें लीगल स्टेटस आप डिक्लेयर कराते हो कि मैं ही ओनर हूँ इस प्रॉपर्टी का। तो ये डिफरेंस है डिक्लेरेटरी सूट में और ये 80 के डिक्लेरेशन में। ठीक है, तो राइट टू गेट डिक्लेरेशन एंड यूज़ द लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। राइट टू ट्रांसफ़र आपका अंतरण का अधिकार होता है, आप जो है किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये आपका भूमिदार वे ट्रांसफ़र राइट का अधिकार होता है। राइट टू लीज, ठीक है, और राइट टू ट्रांसफ़र आपको पता ही है कि एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है। यू शुड बी मतलब इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कोड। इफ़ यू आर नॉट इन द अकॉर्ड, इफ़ यू आर नॉट ट्रांसफरिंग इन अकॉर्डेंस विद द कोड, तो क्या होगा? दैट ट्रांसफ़र शैल बी वॉइड। और वॉइड किस नेचर में होगा? वो आपका 104 में आपको बता ही रखा है कि आपको प्रोविज़न ऑफ द कोड के हिसाब से ट्रांसफ़र करना है। तो हम ये राइट्स आपका अलग अलग डील भी करेंगे। उसके बाद राइट टू लीज़, आपके पास जो है लीज़ करने का भी अधिकार है। ये आपका सेक्शन 94 और 95 में आपका जो है बता रखा है। उसके बाद आपके पास राइट टू एक्सचेंज भी है। राइट टू एक्सचेंज होता है मतलब आप जो है एक प्रॉपर्टी के बदले में दूसरी प्रॉपर्टी आप एक्सचेंज कर सकते हो, ये भी आपका जो है राइट टू एक्सचेंज आपके पास है। राइट टू विक्वेथ हिज इंटरेस्ट बाय विल, आप जो है विल बना के भी आपके जो है अपना इंटरेस्ट को विक्वेथ कर सकते हो, उसका अधिकार है आपका, तो ये भी आप कर सकते हो। राइट टू सक्सेशन का अधिकार भी है आपका 108 के तहत। 108 में आपका राइट टू सक्सेशन बताया, 108 क्लॉज 2 में ये बताया है कि आप कौन कौन से लेवल पे कैसे कैसे आप जो है सक्सीड करोगे। ठीक है, अगर कोई भी डाई इंटेस्टेड हुआ तो कैसे कैसे किस किस को पहले जाएगी, किस किस को बाद में जाएगी, तो ये भी राइट टू सक्सेशन भी आपका राइट है। राइट टू सू फॉर डिवीजन, अगर कोई मान लो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट और आप चाहते हो उसका डिवीजन होना चाहिए, तो आप उसके लिए केस भी कर सकते हो, सू भी कर सकते हो, ये भी आपके पास अधिकार है। राइट टू सरेंडर यानी समर्पण का भी अधिकार आपके पास है, जो कि 118 में बता रखा है। राइट टू अमेंडमेंट भी आपके पास है। राइट टू अमेंडमेंट बेसिकली आपके पास राइट नहीं होता है, यू आर एट फॉल्ट, एंड वो जो अथॉरिटी होती है वो डिक्लेयर करती हैं कि लैंड इज़ अबेंडन्ड। ठीक है, उसके बाद आपका राइट टू नॉन इजेक्टमेंट आपके पास जो है कि आपको बेदखल ना किया जाए ज़मीन से। अगर आपको कोई रॉन्गफुली आपको जो है इजेक्ट कर रहा है, निकाल रहा है बाहर, तो आप जो है उस केस में क्या कह सकते हो कि आपके पास यू हैव द राइट टू नॉन इजेक्टमेंट, आपके पास जो है नॉन इजेक्टमेंट का जो है राइट है। उसके बाद आपका जो है आप राइट टू गेट डिक्लेरेशन थ्रू डिक्लेरेटरी सूट, आप जो है डिक्लेरेटरी सूट के हिसाब से आप जो है डिक्लेरेशन भी आप जो है ले सकते हैं, ये भी आपका जो है 144 में आपका प्रोवाइडेड है। तो ये आपके 12 राइट हो गए। अब इसका देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या इसमें अंदर दे रखा है, वो देखते हैं हम। तो राइट टू एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ लैंड एंड यूज इट फॉर एनी पर्पस, 79 क्लॉज 1 कहता है भूमिदार में ट्रांसफरेबल राइट है, वो प्रोविज़न के कोड के अधीन रहते हुए उसके पास एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ सभी लैंड का अधिकार है, और वो जो है वो ऐसा भूमिदार होता है जो किसी भी पर्पज़ के लिए आपका जो है ज़मीन को यूज़ कर सकता है। अब ये एनी पर्पज़ व्हाट्सोएवर मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लैंड न सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बल्कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी यूज़ हो सकती है, या फिर जो है आपका मतलब इंडस्ट्री भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, या उस पर आपका इमारत भी खड़ी कर सकते हो रेजिडेंस पर्पज़ के लिए, या आपका जो है आप स्कूल बना सकते हो, आप जो है दुकान भी बना सकते हो। ठीक है, तो जो भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट है वो किसी भी पर्पज़ इंडस्ट्रियल यानी कि आपका औद्योगिक पर्पज़ के लिए, वाणिज्यिक पर्पज़ के लिए, या आपका आवासीय पर्पज़ के लिए ज़मीन को यूज़ कर सकता है। उसके बाद दूसरा राइट है आपका राइट टू गेट अ डिक्लेरेशन एंड यूज़ द लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़, ये मैंने बता ही चुका है। अगर कोई भी भूमिदार में ट्रांसफर और राइट है वो अपनी होल्डिंग या किसी भी पार्ट को औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो पहले उसको क्या लेना पड़ेगा?
डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी इस इफेक्ट में। अब डिक्लेरेशन किससे लेते हैं? एसडीओ साहब से आप डिक्लेरेशन लेते हो कि हम जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ना यूज़ करके हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एसडीओ साहब या तो उस भूमिदार के एप्लीकेशन पे या सू मोटो जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। अब डिक्लेयर करेगी तो उसके पहले उन्हें इंक्वायरी होल्ड करनी पड़ेगी इस मैनर में कि जो है देखना पड़ेगा कि हाँ वाकई में ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए या एग्रीकल्चर उस कमर्शियल या आपका जो है इंडस्ट्रियल या रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो वो डिक्लेयर कर देंगे। अब ये डिक्लेरेशन क्यों बनाई जाती है? ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, क्योंकि मान लो उससे भूमि से रिलेटेड मान लो किसी के इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं, तो उनको कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ होकर जो है ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो दूसरी पब्लिक को अवेयर करने के लिए ये जो है डिक्लेरेशन सेक्शन 80 का मेन उद्देश्य ये है। ठीक है। उसके बाद जो है तो वो इंक्वायरी के बाद दो उसके पास ऑप्शन होते हैं, या तो वो डिक्लेरेशन बना दे या जो है रिजेक्ट कर दे एप्लीकेशन को। तो ये आपके यहाँ से समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा राइट क्या है? तो तीसरा राइट है आपका राइट टू ट्रांसफ़र। देखो मैंने बताया था राइट टू ट्रांसफ़र एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है। ठीक है। आप भले ही भूमिदार भी ट्रांसफ़र राइट हो आपके पास, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो बाई सेल, बाई गिफ्ट, बाई लीज, ठीक है, या किसी भी अदर डिस्पोजिशन से, लेकिन आपका ये जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आपको जो है प्रोविज़न ऑफ द कोड को ध्यान में रखते हुए ही आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो 104 में बता रखा है कि ये जो है ऐसा ट्रांसफ़र वॉइड माना जाता है और ऐसी प्रॉपर्टी को आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट को निहित कर दिया जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट में आपका निहित हो गया है तो आप भूमिदार जो ट्रांसफ़र राइट हो, ठीक है, आप जो है वहाँ से जो है इविक्ट करा दिए जाओगे अगर जो है आपने ये कोई ट्रांसफ़र ऐसा कोई ट्रांसफ़र किया है। ठीक है। और आपके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नेसेसरी फोर्स आपका यूज़ कर सकती है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट राइट, तो सेक्शन 94 आपका बताता है कि भूमिदार जो ट्रांसफ़र राइट है वो आपके पास, आप कोई भी ज़मीन को लीज़ कर सकते हो या कोई भी पार्ट या किसी भी पर्सन को, किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को, किसी भी ट्रस्ट या किसी भी सोसाइटी या कोई भी आपका जो वैदिक निकाय है उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप जो है सोलर एनर्जी प्लांट स्पेस सेटिंग अप कर लीजिए। और ऐसी लीज़ को ये कहा जाएगा कि ये एक प्राइवेट लीज़ बनाई गई, यानी कि निजी लीज़ बनाई गई है भूमिदार के द्वारा। तो ये आपका राइट टू लीज का भी अधिकार 94 में आपका है। उसके बाद नेक्स्ट राइट है आपका राइट टू एक्सचेंज। तो एक्सचेंज मीन्स होता है किसी भी पीस ऑफ लैंड को दूसरे पीस ऑफ लैंड से ट्रांसफ़र करना। जब मैंने राइट टू एक्सचेंज बताया था तो मैंने बताया था कि आपको कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए ज़रूर जो है ये राइट टू एक्सचेंज का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ज़मीन मेरी है और कोई भी व्यक्ति जिससे मैं आपका एक्सचेंज कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। और उससे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग होता है। जैसे मान लो कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो आप कंसोलिडेट कर देते हो, एक जगह ज़मीन को इकट्ठा कर देते हो कि मान लो उनकी 6 बीघा ज़मीन कहीं और है, तो उस 6 बीघे ज़मीन को उस जगह दे देते हैं। जिस जगह उनका एक खेत मान लो उसका 12 बीघा ज़मीन है तो उसी के साथ वाली ज़मीन को 6 बीघा ज़मीन दे सकते हैं। कंसोलिडेशन होल्डिंग में कुछ रूल होते हैं, आपका रेट वगैरह देखे जाते हैं, तो वो चीज़ अगर सही है तो उस हिसाब से हम जो है कंसोलिडेट कर सकते हैं। उसी हिसाब से एक्सचेंज के केस में भी आप जो है प्रॉपर्टी उसी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के जो रूल हैं उसी रेफरेंस पे आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो आपके पास एक्सचेंज करने का अधिकार है। ठीक है। किसी भी लैंड को या किसी भी आपका जो है पीस ऑफ लैंड को। मैंने ये राइट टू एक्सचेंज बहुत अच्छे से बताया, पुरानी वीडियो में आप देख सकते हो। इसमें सिर्फ देखते हैं क्या राइट है। तो एक्सचेंज मीन्स होता है ट्रांसफ़र ऑफ पीस ऑफ लैंड विद अनदर पीस ऑफ लैंड। 101 आपका प्रोवाइड कराता है कि आप एक्सचेंज कर सकते हो विद द लैंड ऑफ अदर भूमिदार, किसी भी ग्राम पंचायत की ज़मीन से या किसी भी आपका जो है लोकल अथॉरिटी की ज़मीन से आप एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज जो है वो प्रायर परमिशन ऑफ एसडीओ के साथ ही होती है। एसडीओ राइटिंग में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। ये नोट करने की बात ये है कि ये सेक्शन आपका एम्पावर नहीं करता है कि आप जो है अनडिवाइडेड इंटरेस्ट आपका होल्डिंग में आप उसको भी जो है एक्सचेंज कर लो। अब मान लीजिए 4-5 ओनर हैं एक ही ज़मीन के और आप अपना पार्ट एक्सचेंज करना चाह रहे हो, तो आपका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, तो आप उसको कैसे आप जो है एक्सचेंज कर सकते हो? आपको पहले तो डिवीज़न ऑफ द सूट के लिए पहले तो सू करना पड़ेगा। आपका जब इंटरेस्ट उसमें डिवाइड हो जाएगा देन ओनली यू कैन एक्सचेंज। ठीक है। लेकिन इस केस में जहाँ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है उस केस में अगर आप को शेयरर हो तब आप एक्सचेंज कर सकते हो, ये आपका एक्सेप्शन है। ठीक है। तो ये मैं बहुत अच्छे से एक्सचेंज को मैंने समझाया है, उस वीडियो में आप जाके एक्सचेंज देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद राइट टू विक्वेट हिज इंटरेस्ट बाय विल। आप जो है विल के द्वारा भी जो है आपका इंटरेस्ट को विक्वेट कर सकते हो, विल बनाने का भी अधिकार आपके पास है। 107 में ये बता रखा है। ठीक है। तो ये सिंपली इसमें कुछ वो है, बस 100 याद रखना है
कि ये जो है बिल जो है आप पूर्णतः नहीं बना सकते, यानी 107 क्लॉज 2 के जो प्रोविज़न है उसको ध्यान में रखते हुए ही आप जो है बना सकते हो। और एक और चीज़ यहाँ में नोट करने योग्य है कि ये जो बिल बनाने का अधिकार है ये सिर्फ भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट को ही अधिकार है ये, और किसी भी भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट को भी नहीं है, ना आसामी को बिल बनाने का अधिकार, इन दो को तो नहीं है, और सिर्फ भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट को ही ये अधिकार है। ठीक है। उसके बाद राइट टू सक्सेशन, सक्सेशन का भी राइट मैंने बताया था बहुत अच्छे से पुराने क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो भूमिदार में ट्रांसफरेबल राइट अगर इनटेस्टेड डाई होता है, यानी कि वो बिल नहीं बनाता है, वो डाई हो जाता है, तो उस केस में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 108 के रूल के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है डिवॉल्व करेगी। 108 में आपका कैटेगरी दे रखी है और ये बता रखा है कैसे कैसे जो है प्रॉपर्टी आपका डिवॉल्व करती है। उसके बाद भैया आपका राइट टू सू फॉर डिवीज़न, अगर आप अपना इंटरेस्ट को डिवाइड कराना चाह रहे हो तो आप जो है सू फॉर डिवीज़न कर सकते हो। मैंने कहा नहीं कि को शेयर के केस में यू हैव टू सू फर्स्ट फॉर डिवीज़न एंड देन ओनली यू कैन एक्सचेंज। सिमिलरली अगर आप डिवीज़न कराना चाहते हो तो यू कैन सू ऑन द को शेयर, या फिर आप जो है मान लो उसमें ग्राम पंचायत है तो वो भी उसमें जो है पार्टी बना दी जाएगी ग्राम पंचायत को। ठीक है, तो ये सिंपल बात है, यू कैन सू फॉर डिवीज़न, यू हैव राइट टू डू सो। नेक्स्ट राइट है आपका राइट टू सरेंडर। आपके पास सरेंडर का राइट होता है। सरेंडर मतलब होता है आपको कोई भी अपना इंटरेस्ट है होल्डिंग में वो गिव अप करना। ठीक है, तो ये भूमिदार का जो है वॉलेंट्री एक्ट होता है, ऐच्छिकृत होता है, जहाँ भूमिदार अपने इंटरेस्ट जो है होल्डिंग का वो सरेंडर करता है। ठीक है, ऑर्डिनरी सेंस में ये मतलब होता है कोई भी चीज़ गिव अप करना या कोई भी चीज़ रिजाइन करना। ठीक है, जहाँ कोई भी मैन आपका सरेंडर करता है, कोई भी आपका ऑल टुगेदर, ठीक है, कोई भी आप सरेंडर करते हो तो जो दूसरा व्यक्ति जिसको सरेंडर कर रहा है वो आपकी जगह ले लेता है। ठीक है, वो आपके सू में आ जाता है या वो आपको स्नैप आउट कर देता है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। तो 108-18 जो है आपका डील करता है सरेंडर से रिलेटेड। ठीक है, तो वो अपना किसी भी इंटरेस्ट या किसी भी होल्डिंग को आप जो है तहसीलदार को एप्लीकेशन या इंटीमेशन करके भैया कि हम जो है इंटेंशन है हमारी, हम पोजीशन देना चाह रहे हैं, तो आप जो है ऐसे करके वो तहसीलदार को इंटीमेट करोगे और तहसीलदार जो है आपके सरेंडर को स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद जो है आप सरेंडर मान दिया जाएगा, आपके पास सरेंडर का अधिकार है। नेक्स्ट है आपका राइट टू अमेंडमेंट। राइट टू अमेंडमेंट बेसिकली आपका अधिकार नहीं है, लेकिन आपका परित्याग या जो टोटली विड्रॉ कर रहे हो कि हमारा इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, वो ये है कि आप जो है आप फॉल्ट पे हो, आप उस ज़मीन की देखभाल नहीं कर रहे हो यार। जब मैंने राइट टू अमेंडमेंट पढ़ाया तो उसमें डिटेल में मैंने बताया है कि जब आप उस ज़मीन को यूज़ ही नहीं कर रहे हो और वही लोग देख रहे हैं कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप यू आर एट द फॉल्ट, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ होंगी वो क्या करती हैं, आपको अवेंडेंट डिक्लेयर कर देती हैं, उस लैंड को अवेंडेंट डिक्लेयर कर देती हैं कि दिस लैंड इज़ अवेंडेंट बाय सच एंड सच भूमिदार। ठीक है, आप जब यूज ही नहीं कर रहे हो तो आपको अवेंडेंट ही डिक्लेयर किया जाएगा ना, बाय रेवेन्यू अथॉरिटी ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द भूमिदार। और 122 जो है आपका अवेंडमेंट ऑफ भूमिदार से आपका डील करता है। आपका जो है राइट टू नॉन इजेक्टमेंट, अगर किसी ने आपको बेदखल किया है और वो प्रोविज़न ऑफ कोड के हिसाब से नहीं है, रॉन्गफुली है, अनलॉफुली है, तो उस केस में आपके पास राइट टू नॉन इजेक्टमेंट है आपके पास, वो आपका 130 में आपका बता रखा है। उसके बाद 12वां राइट जो है राइट टू गेट डिक्लेरेशन। आप जो है मान लो डिक्लेरेटरी सूट आप जो है दायर कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में, जिसमें कि जो है आपका अथॉरिटी एसडीओ है। मे बी जब मैंने डिक्लेरेटरी सूट बताया था तो उसमें बताया कि अथॉरिटी आपका एसडीओ साहब होते हैं, आप उस कोर्ट में जाके उनसे कह सकते हो कि वो आपका जो है स्टेटस डिक्लेयर कर दें कि आपका जो है प्रॉपर्टी में जो है आपका आप ओनर हैं उस प्रॉपर्टी के, आपका राइट जो है लीगल करेक्टर या लीगल स्टेटस आपका जो है डिक्लेयर कर दें। तो ये आपका डिक्लेरेटरी सूट में होता है। तो आप डिक्लेरेटरी सूट आपको जो है जा सकते हो और उसमें अपना लीगल स्टेटस उस ज़मीन से रिलेटेड आप जो है डिक्लेयर करा सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कोर्ट जो आपकी प्लेंटिफ की पोजीशन है वो आपका क्लैरिफाई हो जाती है और जो भी डाउट है उस लीगल स्टेटस से रिलेटेड वो आपका रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके भूमिदार के पास राइट होता है और जो है ये अपनी पूरी होल्डिंग या किसी भी पार्ट के लिए आप जो है 144 के तहत आप जा सकते हो। तो यहाँ आपका ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।